अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसन मलिक है और आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो है यूरिक एसिड। ठीक है, अब ये एक इतना कॉमन टॉपिक है जो हर इंसान को समझ लेना चाहिए, हर इंसान को पता होना चाहिए। मेरी जो वीडियोस होती हैं उसमें मैं ये कोशिश करता हूँ कि आसान अल्फाज में आप लोगों तक, जो हमारी आम आवाम है जो मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, उन तक ये बातें पहुँच जाएँ। अब यूरिक एसिड का जो पेन है वो आप देखेंगे कि आपके घरों में जवान भी इससे सफ़र कर रहे हैं, बूढ़े भी इससे सफ़र कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उसको समझ लें यूरिक एसिड को, और उसकी मैनेजमेंट समझ लें कि आपने मैनेज किस तरह करना है अगर इसका पेन हो रहा हो। तो यूरिक एसिड के बारे में एक तो बात बहुत आम है कि यूरिक एसिड जो है वो नुकसानदेह है। यूरिक एसिड दो वजह से नुकसानदेह है। एक ये कि ये जोड़ों में उतर जाता है, जिसकी वजह से जोड़ों का दर्द होता है। दूसरा ये कि गुर्दे की पथरी कॉज करता है। जब गुर्दे की पथरी ये कॉज करेगा तो उसको हम कहेंगे यूरिक एसिड स्टोन्स। ठीक है, अब ये नुकसानदेह तो है, इसके साथ साथ इसके दो तीन फ़ायदे भी हैं, सिर्फ ये नुकसानदेह नहीं है। मिसाल के तौर पे यूरिक एसिड जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपकी बॉडी के अंदर जो रेडिकल्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड रेडिकल है, इसके अलावा मज़ीद जो रेडिकल्स हैं जो कैंसरस हैं, जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, यूरिक एसिड की मौजूदगी में वो रेडिकल्स ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। दूसरा इसका अहम फ़ायदा ये है कि ये हमारा नर्वस सिस्टम बूस्टर है। अगर हम हमारे जो जैसे कैफ़ीन है वो हमारी जो नर्व्स हैं उसको बूस्ट करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, वैसे यूरिक एसिड की मौजूदगी हमारे नर्वस सिस्टम को बूस्ट करती है। तीसरा इसका अहम फ़ायदा ये है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, हमारे अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करता है यूरिक एसिड। ठीक है, तो इसके ये तीन फ़ायदे भी हैं। अब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स क्यों बनते हैं? आप देखें कि अगर आप ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करें, जैसा कि चिकन है, मटन है, बीफ है, इसका इस्तेमाल करें तो अल्टीमेटली प्यूरिन्स और पैरामिडीन्स जो हैं वो ज़्यादा बनेंगी। जब वो ज़्यादा होंगी तो उसकी जो ब्रेक डाउन है, जब वो टूटेंगी तो उसके बाद यूरिक एसिड बनेगा। अब किसी भी वजह से अगर यूरिक एसिड आपकी बॉडी से नहीं निकल पा रहा तो वो यूरिक एसिड अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और दो अहम जगह हैं जहाँ वो इकट्ठा होगा, या तो गुर्दे में या फिर जोड़ों में। ठीक है, अगर जोड़ों में इकट्ठा होगा तो उसको हम गाउट कहते हैं, और जोड़ सूज जाएंगे, पेन होगा। और अगर यूरिक एसिड हमारे गुर्दों में चला जाए तो उसको यूरिक एसिड के स्टोन कहेंगे। अब हमारा जो यूरिन है, जो पेशाब है, वो एसिडिक होता है, उसमें एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है, और जब पेशाब में एसिड की मिकदार ज़्यादा होगी तो उसकी मौजूदगी में यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर हम पेशाब को थोड़ा सा अल्कलाइन कर दें, थोड़ा सा उसको हम अल्कली की मिकदार जो है उसमें बढ़ा दें, तो यूरिक एसिड जो है वो इजीली एक्सक्रीट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हम सोडियम बाइकार्बोनेट सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं आम ज़बान में, उसको आप एक चम्मच लें बेकिंग सोडा का, एक गिलास पानी में डाल के निहार मुँह फास्टिंग में ये पी लें। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी यूरिन जो है वो अल्कलाइन हो जाएगी। अगर आपका पेट भरा हुआ है, आपने खाना खाया हुआ है, और उस वक्त अगर आपने ये बेकिंग सोडा पिया है तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। उससे ये होगा कि आपका जो मैदे का एसिड है वो तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन जो यूरिन है वो अल्कलाइन नहीं होगी। इसलिए निहार मुँह फास्टिंग में जो है वो सोडियम बेकिंग सोडा लेना ज़रूरी है। इसके अलावा सिरप सिट्राल का बहुत आम मिल रहा है, उसको आप फास्टिंग में ले सकते हैं। इसके अलावा क्रैन मैक्स साशे है, वो भी अच्छा है इसके लिए। और दूसरा तरीका यूरिक एसिड को कम करने का वो ये है कि आप सब्जियों की मिकदार बढ़ा दें और मीट की मिकदार कम कर दें। एनिमल फूड जो है, चिकन है, मटन है, बीफ है, इसकी मिकदार आप बॉडी में कम कर दें, इसकी अपनी डाइट में जो है इसको कम कर दें। हफ्ते में एक बोटी खा लें या दो बोटियां खा लें, ज़्यादा, इससे ज़्यादा ना खाएं, और सब्जियों की मिकदार बढ़ाएं। ठीक है, एक और यूरिक एसिड का फ़ायदा जो है वो ये है कि आपकी बॉडी के अंदर आयरन को इकट्ठा नहीं होने देता। जो आयरन है वो ज़्यादा आयरन जो है वो नुकसानदेह है, तो ये यूरिक एसिड जो है इसके साथ बाइंड करके इसको कम कर देता है बॉडी के अंदर, इसलिए यूरिक एसिड का ये फ़ायदा भी है। अब इसकी तशख़ीस कैसे करानी है? आपने अक्सर देखा होगा कि आपके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की लेवल 9.2 है, 9.5 है, इतने ज़्यादा, लेकिन पेन नहीं है। और बाज़ औक़ात किसी का बॉर्डर लाइन पे होता है 7 पॉइंट समथिंग, 6.4 इतना होता है, लेकिन फिर भी उसको पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो जो इसका एक्चुअली इसका डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल है, और हम यूरिक एसिड की वैल्यू जो है वो ब्लड में चेक कर सकते हैं।
अब इसके ट्रीटमेंट के ऊपर अगर हम बात करें तो इसका ट्रीटमेंट अक्यूट फेज़ में कभी भी आपने ये एलोप्यूरिनोल, फेविक्सोस्टैट ये नहीं लेना। अक्यूट फेज़ में इसका ट्रीटमेंट ये नहीं है। लेट द अक्यूट फेज सेटल डाउन। अक्यूट फेज़ में यानी कि उसको पेशेंट आया, उसको बहुत पेन हो रहा है, उसको आप अगर एलोप्यूरिनोल या फेविक्सोस्टैट दे देंगे तो उसका पेन एग्जैजरेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपने ऐसी कंडीशन में उसको टैबलेट सिंफ्लेक्स है, नेप्रोक्सन सोडियम, आइबुप्रोफिन है, ब्रोफिन है, इस तरह की चीज़ें दें ताकि उसका पेन सेटल हो जाए। जैसे ही उसका पेन सेटल होगा तब आप जो है वो फेविक्सोस्टैट या एलोप्यूरिनोल की तरफ जाएंगे, ठीक है। और इसमें आप स्टीरॉयड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्टीरॉयड जो है वो इन्फ्लेमेशन को जल्दी कम करते हैं। इसमें हम इंटर जॉइंट जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं, जॉइंट के अंदर लगाते हैं, या फिर हम वैसे IM या IV देते हैं कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, जैसे कि डेकाड्रॉन हो गया या रेपिकॉर्ड, डेल्टा कॉर्टिल टैबलेट हो गई, ये हम देते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन जो है वो जल्दी सेटल डाउन हो जाए। और उसके बाद हम फ़ौरन से जो है यूरिक एसिड कम करने वाली दवाइयाँ दें, जिनमें यूरिगो है, ज्यूरिक है, ज़ाइलोरिक है, ये दे के हम पेशेंट का यूरिक एसिड की मिकदार जो है वो कम करना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये इसकी चंद मोटी मोटी बातें हैं यूरिक एसिड के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यूरिक एसिड पे ये बातें समझ आ गई होंगी। अच्छा जी, 2014 या 15 में एक स्टडी की गई यूरिक एसिड के ऊपर ताइवान में, जिसमें ये देखा गया कि यूरिक एसिड फैमिली में रन करता है या नहीं। तो यूरिक एसिड जो है वो उसकी बड़ी ही स्ट्रॉन्ग स्टडी है, बहुत अच्छी रिसर्च है, इस पर आप गूगल करें आपको मिल जाएगी कि यूरिक एसिड जो है ये कन्फर्म है कि ये फैमिली में रन करता है। अगर आपके वालिद साहब को या वालदा को या दादा दादी या नाना नानी किसी को ये है और उसके बाद आपको भी पेन हो रहा है, तो आप सबसे पहले यूरिक एसिड का टेस्ट कराएं, क्योंकि ये देयर इज़ अ ग्रेट चांस कि आपको यूरिक एसिड हुआ है, क्योंकि आपकी फैमिली में पहले ये था। और दूसरी उस स्टडी में ये बात सामने आई है कि मेल आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल। जितनी नंबर ऑफ ग्रुप उस स्टडी में थे उसके मुताबिक 17% जो है वो फीमेल इफेक्ट हुई थी और 35% मेल इफेक्ट हुए थे। तो वट एवर द रीज़न इज़, मेल जो है वो यूरिक एसिड से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, फीमेल कम होती हैं। लेकिन ऐसी फीमेल जो 45 साल से कम की थी, जिनके अंदर मीनोपॉज नहीं हुआ था, जिनको मीनोपॉज हुआ है मिसाल के तौर पर, एस्ट्रोजन नहीं है, कम है, तो उनके अंदर जो प्रोबेबिलिटी थी यूरिक एसिड की वो तकरीबन मर्दों के बराबर थी, ठीक है। तो एस्ट्रोजन जो है, इससे ये साबित हुआ कि एस्ट्रोजन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। जो मेंसेस आते हैं फीमेल्स को, जो रिप्रोडक्टिव एज है उनकी फीमेल्स की, उसमें यूरिक एसिड के मसले होने के चांस कम हैं। लेकिन मेल जो है वो शुरू से ही उतने इफेक्टेड हैं, और ऐसी फीमेल जो मीनोपॉज में हैं वो मेल के बराबर इफेक्टेड है। तो ये एक स्टडी थी जो ताइवान में कंडक्ट की गई, और काफ़ी अच्छी स्टडी है, इसके रिसर्च आर्टिकल्स भी मौजूद हैं, तो आप वो देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें, ताकि ये मुफीद मालूमात जो मैं बताता हूँ, आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ, ये उन लोगों तक भी पहुँचे। थैंक यू सो मच।